सिटी एट 10 में खुश आमदीद। आज के हमारे मेहमान स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं, आपको उनसे मिलवाएंगे। डॉक्टर जावेद अकरम, आपको बताते चलें डॉक्टर जावेद अकरम के बारे में एज ए जनरल फिजिशियन सब लोग जानते हैं और अब सब लोग इन्हें जानते हैं। वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के नाम से भी। कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगी डॉक्टर शैला जावेद अकरम भी। तो अभी डॉक्टर साहब से हम गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है आपके? डॉक्टर साहब, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ गई, पहले भी एक बड़ी जिम्मेदारी थी और अब एज ए वाइस चांसलर जो है जिम्मेदारियां मजीद बढ़ गई हैं। कैसे देख रहे हैं, किस तरह से तमाम मामला चल रहे हैं? ये मैं तो खैर ये मेरा पहला टेन्योर नहीं है वाइस चांसलर का। पहले ज़ाहिर है इस्लामाबाद में मैं वाइस चांसलर था, लेकिन वो ज़रा लिमिटेड था, 4-5 कॉलेजेस थे। लेकिन यहाँ पे पंजाब के तकरीबन सारे कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं और यहाँ पे क्योंकि एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है, एडमिशन्स भी हम नहीं करनी होती हैं अंडर ग्रेड लेवल पे, चाहे वो डेंटल की हों या मेडिकल की हों या नर्सिंग की हों। और जो इसकी स्टूडेंट बॉडी है वो तकरीबन 3 लाख की बन जाती है। और सबसे बढ़ के MD कैट जो एग्ज़ाम हम लेते हैं, जो एंट्रेंस टेस्ट, वो कुछ 75,000 बच्चों का लेते हैं और 30 सेंटर्स में और 13 सिटीज़ में लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बखूबी अंजाम पाया। और इस दफ़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये ज़िम्मेवारी दी थी कि एडमिशन्स भी हमने ही करनी है, सब कुछ हमने सेंट्रलाइज कर दिया था, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे क्लासेस शुरू हुए भी तकरीबन 6 हफ्ते हो गए हैं। और बाकी प्रोविंसेस अनफॉर्चुनेटली अभी एडमिशन टेस्ट भी नहीं कर पाई, तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि बखूबी अंजाम हो गया। किस तरह से मैनेज करते हैं इतने बड़े लेवल पर स्टूडेंट्स की शिकायत और फिर हर चीज़ से अपडेट रहना, घर के मामलात भी? देखिए घर तो खैर मैं नहीं मैनेज करता, वो तो मेरा बेटर हाफ करते हैं। लेकिन टाइम देना तो ज़रूरी हो जाता ना। ऑब्वियसली लेकिन शुक्र है बच्चे अब इतने बड़े हो गए हैं कि आइदर हमारे साथ नहीं रह रहे, मोस्टली या अब्रॉड हैं या कहीं और हैं। लेकिन टाइम मैनेजमेंट तो ऑब्वियसली आज की दुनिया में हर एक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सिर्फ कोई वाइस चांसलर या डॉक्टर के लिए नहीं, क्योंकि मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है आपको। आपकी ब्रेक में भी आपको कुछ काम करना पड़ता है, क्योंकि द होल वर्ल्ड इज श्रिंकन टू ए ग्लोबल विलेज। और फिर कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा हो गई है और उसकी वजह से आप देखेंगे कंपेटिटिवनेस बहुत हो गई है कि एवरीबडी वांट्स टू कम्पीट ऑन एवरी फ्रंट, चाहे वो पहली के बच्चा है या MBBS के एंट्री टेस्ट है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं और उसके जो तलबगार हैं या कैंडिडेट जहाँ बढ़ा है वहाँ नया टैलेंट भी हम देख रहे हैं। स्टूडेंट्स अच्छी चीज़ ये है, देखें हमारी ना जो हम कहते हैं कि हमेशा बहुत सारी चीज़ों में हमारी पस्ती है, हमारे माशरे में करप्शन, TV चैनल कोई भी लगा लें खबरों में, ये नहीं हो सकता कि करप्शन की बात नहीं हो रही हो। अभी सुन रहे थे सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेन एसेट्स जिनके हैं उनका, अभी आपके यहीं सुन रहे, हर खबर में सबसे बड़ी करप्शन, 50% ऑफ द न्यूज़ इज़ करप्शन। अखबार उठा लें उसमें 50%, तो बहुत बुरी चीज़ें। लेकिन जो अच्छी चीज़ मैं समझता हूँ वो ये है कि हमारी जो स्टूडेंट्स की और पेरेंट्स की क्वालिटी है, जो हमारे माँ बाप भी उन्होंने बहुत मेहनत करते थे हमारे पे, लेकिन वो इतनी ज़्यादा कंपेटिटिवनेस नहीं थी कि अब तो जो 4 साल के 3 साल 5 साल का बच्चा पढ़ रहा है वो हम शायद मैट्रिक में पढ़ते थे और इस तरह अवेयरनेस नहीं थी। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स है, जिसको मैं इंटरप्रेट करता हूँ कि फ्यूचर इस मुल्क का अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सिक्योर है, क्योंकि उस तरफ बेहतरी आ रही है। और एक तो बेहतरी आ रही है दुनियावी तौर पे, जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे और उनके पेरेंट्स भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं और ट्यूशन भी पढ़वा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। बेहतरी है, आपने कहा आगे मुस्तकबिल भी रोशन है। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो सीट्स की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं, मौके नहीं उनको उस तरह से मिल पाते, तो ये भी तो पैदा करना मौके उनके लिए, प्लेटफॉर्म हमारे काम है ना कि उनको आसानियाँ पैदा की जाएँ। देखें ये मौके जो है ना, दुनिया में भी कहीं सबको मौके नहीं मिलते, सबको कम्पीट करना पड़ता है, स्ट्रगल करना। अगर US में आप देखें जो कि बहुत बड़ा अमीर मुल्क है, वहाँ भी अपॉर्चुनिटीज़ की हायर एजुकेशन के लिए कमी है। वहाँ भी यूनिवर्सिटी में उनके भी कोई 13% से ज़्यादा नहीं स्टूडेंट्स जा पाते। और इसी तरह हमारी जो अभी सीट्स जो मेडिकल कॉलेज की और डेंटल की मिला के
पब्लिक सेक्टर की हमारी 6,500 सीट्स हैं पूरे पंजाब में, सही, जो हम एडमिशन करते हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर को भी मिला लें तो वो 5,500, तकरीबन ये 12,000 सीट्स हैं। अब 12,000 बच्चे ने एडमिट होना है, और जो इनटेक है, जो हम एंट्री टेस्ट लेते हैं, वो 80,000 बच्चे का लेते हैं। तो आप इमेजिन कर लें कि कितनी फियर्स कंपटीशन है। एक तो, और ये तो जाहिर है उनमें से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही जा सकेंगे, बिल्कुल, और वो क्रीम है हमारी, और पूरे माशरे की क्रीम है, क्योंकि इतना हाईली कंटेस्टेड एग्ज़ाम कोई नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में। और फिर ये वो बच्चे हैं जो 95% से अबव स्कोर कर रहे हैं, जो 94 या 90% वाले नहीं आ रहे। लेकिन एक और इसका जो हाइंड साइड है, जो बुरी साइड है, कि इतना आप compete करके आते हैं पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेज में, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपकी बेटा डॉक्टर बनाना चाहते हैं, आप बनाएं, ज़रूर बनाएं, उनको मेहनत कराएं, वो बनेंगे इंशाल्लाह, और वो हमारा सरमाया है। लेकिन अलमिया ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का कोई आज से 20 साल पहले डिसीजन आया था कि इसमें लड़कियों और लड़कों में तफरीक नहीं करनी चाहिए, और बड़ा अच्छा डिसीजन था कि जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी। अगर लड़का ज़्यादा पढ़ रहा है तो उसको एडमिट कर लें, अगर लड़की ज़्यादा पढ़ रही है उसको एडमिट कर लें, जो बेहतर परफॉर्मर है। तो उसका ये तो बेहतरी थी कि उनको एक जेंडर बायस ख़त्म हुआ, लेकिन उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि हमारे मेडिकल कॉलेजेस आर फ्लडेड विद गर्ल्स नाउ। हमारी इस वक्त 70-75% लड़कियाँ दाखिल हो रही हैं। अच्छा। इसका मतलब ये है कि लड़कियाँ ज़्यादा फोकस हैं, आप जैसी हैं, कुछ हमारे जैसे नलायक पीछे रह जाते हैं। नहीं, जाहिर है आप जैसी हैं ना, आप फोकस्ड हैं और पढ़ते ज़्यादा हैं। देयर इज़ नो, ये तो डेटा बता रहा है, ये तो एविडेंस बता रहा है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन बुरी चीज़ है इसमें मैं बताऊं, बुरी चीज़ ये है कि जब वो लड़कियाँ डॉक्टर बन जाती हैं और मेरे और आपके और टैक्स पेयर के, आपके लाहौर के देखने वालों के, सिटी 42 के देखने वालों के पैसे लग जाते हैं, एक कैंडिडेट पे तकरीबन 50 लाख रुपया गवर्नमेंट लगा रही है, मेरी और आपकी जेब से लग रहा है। उनमें से सिर्फ 19% काम करती हैं, 81% घर बैठ जाती हैं। तो वो तो कोई भी सोसाइटी को वापस नहीं दे रही, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो किस लिए डॉक्टर बन रही हैं? देखें, एक इतना बड़ी सीट, इतनी compete करके, इतनी मेहनत करके उन्होंने सीट ली, फिर पब्लिक की मनी उन पे लगी, ठीक है, और फिर वो डॉक्टर बन के डॉक्टर के तौर पे काम नहीं करती, वो सिर्फ अच्छी आलू गोश्त पका लेती हैं, भिंडी गोश्त पका लेती हैं, बच्चे की नैपीज सही बदल लेती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, और इस पे हमने काफ़ी स्टडी भी की। इसके लिए कोई काउंसलिंग वगैरह स्टूडेंट्स की डॉक्टर साहब की जा सकती है? बहुत की, लेकिन देखें काउंसलिंग स्टूडेंट्स की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमने उन स्टूडेंट्स को पूछा जो कि 3 साल बाद नहीं काम कर रही थी। सही। उनमें से तकरीबन 60% ने कहा हम तो करना चाहती हैं, किसी की सास नहीं करने दे रहे, किसी का ससुर नहीं करना दे रहा, किसी का हस्बैंड नहीं करने दे रहा। वो ये एक प्रीटेक्स्ट क्या था, उनसे पूछा जी आप क्यों नहीं काम करने देते? उन्होंने कहा जी मियाँ भी चला जाता है काम पे, या मैं भी चला जाता हूँ, तो ये भी चली जाएगी तो बच्चों का कौन ख्याल करेगा? सो दी परसेप्शन वॉज, या प्रीटेक्स्ट ये था जिस पे वो रोक रहे थे कि जी मदरहुड वुड सफ़र, ठीक है। इस पे हमने एक स्टडी की वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, डॉक्टर शैला की जो मेंबर्स हैं उनसे मिलके, और हमने लाहौर के गिर्द जितने विलेजेस हैं, बाबकवाल और इन पे गए, और वहाँ भी औरतें काम करती हैं, कपास चुनने जाती हैं, को कुछ करती हैं गांव में, और फिर इधर शहरों में भी की, खासकर लाहौर में बहुत सेंटर्स में की। मस्जिद को सेंटर पॉइंट लिया, हर 5वें हाउस होल्ड में हम गए। अच्छा। तो उसमें जो फीमेल था उसके भी हेल्थ पैरामीटर्स देखे, जो लड़की थी या औरत थी उसके मियाँ के भी देखे, और सबसे बढ़ के बच्चों के देखे। उनकी ग्रोथ देखी, उनका हीमोग्लोबिन देखा, उनकी बोन मिनरल डेंसिटी, कैल्शियम वगैरह देखा, और उससे भी बढ़ के हमने स्कूल फॉल आउट रेट देखा, स्कूल परफॉर्मेंस देखी। सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि जो वर्किंग वुमेन हैं उनके बच्चे बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे थे, हेल्थ वाइज भी, एजुकेशन वाइज भी। सही। तो वो तो मिथ फिर गलत हुई ना, गलत हुई, अच्छा। लेकिन इसको हमने बहुत ज़्यादा अभी भी बता रहे हैं लोगों को कि भाई अपनी बहू को जाने दो, आपके पोते पोतियाँ बेहतर एजुकेट और हेल्दी भी होंगे, क्योंकि उसकी मेन वजह ये है कि ज़्यादा पैसा घर में आ रहा है। और जो वर्किंग वुमेन है आप जैसी, वो टेलीफोन पे कमेटी पार्टीज़ में कम होती हैं, उनमें कम होती हैं, वो
अपनी हाउस होल्ड पॉलिटिक्स फोकस भी ज्यादा होती है, वो हाउस होल्ड, फिर उनका एक्सपोजर होता है वर्किंग वुमेन का, चाहे वो बैंकर है, चाहे डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे लॉयर है, उनका दुनिया में, तो उनकी मैनेजमेंट स्किल्स भी बेहतर देखी जाती हैं और उनका टेलीफोन पे टाइम भी वो कम स्पेंड करती हैं, वो जल्दी उठ रही थी, ये सारा हमने देखा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो माइंड सेट है ना, अच्छा इसमें फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो हमने ये कहा कि ओके इन्होंने काम तो करने नहीं देना, और अभी तक कुछ चीज़ें बदली नहीं है अनफॉर्चुनेटली हमारी ये स्टडी के बाद, और इसको हम डिस्कस भी करते रहते हैं, लेकिन माइंडसेट नहीं बदल सका। फिर हमने कहा कि ये फिर क्यों डॉक्टर पेरेंट्स बनाते हैं अपनी बेटियों को, क्यों बनाते हैं? अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग फ़र्क है, उसके लिए हम कोई 131 इनके पास गए मैरिज हाउसेस के पास। अच्छा। ये बीबीसी ने भी ये मेरा प्रोग्राम पूरा किया था 1 घंटे का। हाँ, और कॉलेजेस में गए थे कैमराज लेके, और हम भी गए थे, हमारे जो मेरे इस वक्त 70 के करीब कॉलेजेस हैं। अच्छा, उसमें हमने उन मैरिज वालों से पूछा, मैरिज ब्यूरो वालों से, कि सबसे ईजी जो मार्केटेबल प्रोडक्ट है लड़की वो कौन सी है? उसने एकदम सब ने ही कहा, स्वाई एक के सब ने कहा जी लेडी डॉक्टर। कहते हैं जी ना तो कोई नर्स से शादी करना चाहता है, ना कोई ब्यूरोक्रेट से करना चाहता है, वजह मिल गई ना, तो ना कोई, तो इसलिए जब हमारे घरों में पैदा होती है लड़की तो उसी वक्त माँ बाप पैसे इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, उनको एक फिक्र हो जाती है कि उसकी शादी की, जैसे बिग थिंग कि जिसकी शादी करनी है, चीज़ें कलेक्शन शुरू हो जाती है, जहेज शुरू हो जाता है, जेवर शुरू हो जाता है, एक फिक्र लग जाती है, और उसी वक्त उनका ख्याल होता है कि ये 5 साल का कोर्स है, यहाँ तो ये आपस में कोई ना कोई गो एड है सारे, तो लड़के लड़की कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी जिसमें कोई हर्ज नहीं, और अगर नहीं होगी तो लड़की का लेडी डॉक्टर का रिश्ता इजी है, नर्स का इतना नहीं इजी, इतना अपना एयर होस्टेस का मुश्किल है, और मीडिया वालों से भी डर के लोग रहते हैं, तो कोई अपने घर बहू नहीं लाना चाहता है, कोई आपको नहीं, मीडिया से मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ, आप एंकर हैं, मैं रिपोर्टर्स की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए वो एनी हाउ ये एक ये मेन वजह जो हमने सोची है कि वो सोचते हैं कि बेटी की शादी, हालांकि इस पे मैंने बहुत काउंसलिंग की, मैं हर कॉन्वोकेशन पे आजकल जा रहा हूँ, सीज़न है कॉन्वोकेशंस का, तो मैं उन बच्चियों को, जो कि बड़ा होता है हॉल, पीछे बेचारे यतीम या बड़े लड़के कहीं कोने में लगे होते हैं, क्योंकि सारी लड़कियां डोमिनेट कर रही हैं ना, तो उनको मैं समझाता हूँ कि प्लीज़ आप प्रोफेशनल हो, आप इतनी मेहनत करके डॉक्टर बन गए हो आज, डोंट कंप्रोमाइज़। जब हम कहते हैं कि रिश्ते ऊपर बने हुए हैं और अल्लाह ने बनाने हैं, तो फिर वाई कंप्रोमाइज़? आप उस घर को चुनो, वो बजाय आपको चुने, कोई आप जानवर तो नहीं हो, आप उस घर को चुनो कि आप पहले ये शर्त रखो कि मुझे काम करने देगा ये घराना, तो मैं इनसे शादी करती हूँ, वरना आई एम सॉरी कोई और ढूंढ लें। यू सी दैट शुड बी ए डिमांड, और ये उनका हक है, और ये पेरेंट्स जो उनको, डॉक्टर साहब यहाँ पर सोसाइटी का भी रोल आ जाता है ना मेरे ख्याल से, वो पेरेंट्स जो अपने बच्चे को इतना पढ़ा लिखा रहे हैं, इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, उनको फिर थोड़ा सा अपना माइंडसेट भी तब्दील करने की जरूरत है। जब आप ये चाह रहे हैं कि आपकी बहू एक डॉक्टर हो, तो फिर आपको उस तरह से चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए अपना माइंडसेट भी तो चेंज करना है ना। मैं आपको बताऊँ कि डॉक्टरी में भी ये नहीं है कि डॉक्टरी में कोई ऐसा है कि उनको रातों को जागना पड़ेगा, बच्चों को छोड़ के जाना पड़ेगा। डॉक्टरी में देखें कोई रेडियोलॉजिस्ट बन जाए, एक्सरेज देखने वाली बन जाए, कोई स्किन स्पेशलिस्ट बन जाए, जिनमें इमरजेंसीज नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं कि इस किस्म की स्पेशलिटी बने, आप टीचर बन जाए, मेडिकल टीचर, आपके बहुत ही एवेन्यू हैं। लेकिन हकीकत यह है कि डिस्पाइट ये जितने मेडिकल कॉलेजेस मशरूम हो गए, जितना कुछ हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया, सेंट्रलाइज्ड एडमिशन कर दी, डिस्पाइट ऑल दीज एफर्ट्स अभी भी हमें डॉक्टर्स की बेइंतहा ज़रूरत है, और हम उसके लिए मेडिकल कॉलेज भी हैं, पैसे भी खर्च रहे हैं, लेकिन उनमें से बाद में वो काम नहीं करते हैं। डॉक्टर साहब, तालीमी मयार कैसा आप मेडिकल का देखते हैं पाकिस्तान में? मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मयार है, और मैंने क्योंकि कई मुल्कों में काम किया है, इंग्लैंड में काम किया, अमेरिका में, इधर, तो मेरा ख्याल है कि हमारा जो डॉक्टर है स्किल्स वाइज किसी भी इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल से निकले हुए डॉक्टर के मुकाबला कर सकते हैं, और करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम आती है उनको बाद में, जब वो डॉक्टर बनने तक तो उनको सारा कुछ उनका बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके बाद उनको अपॉर्चुनिटीज़ की इस तरीके से कमी मिलती है, जैसे कि क्योंकि उनका जो स्किल सेट है वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते, वो उस रिसर्च नहीं कर पाते, कोई उनको
पेशेंट से इतना ओवरलोड कर दिया जाता है कि एक बेड पे 3-3 लेटे हुए हैं। फिर जिस डॉक्टर ने 10 मरीज देखने वो 100 देख रहा है, फिर वो क्वालिटी वहाँ पे ख़त्म हो गई। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, जो हॉस्पिटल्स के बेड ज़्यादा होने चाहिए, हॉस्पिटल ज़्यादा होने चाहिए, प्रिवेंशन पे काम करना चाहिए, वो उनको कम्प्लीमेंट नहीं करता। तो इसलिए वो ओवरवेलम हो के तो ज़ाहिर है क्वालिटी कम होती है। फिर सबसे बढ़ के हमारे अनफॉर्चुनेटली जो डॉक्टर्स का आज भी शेख जायद हॉस्पिटल में देख लें क्या हो रहा है, एहतजाज हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारा, मैं समझता हूँ कोई भी अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता जब तक अच्छा इंसान नहीं बनता। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छे इंसान की तो ये खसूसियत है कि कभी भी वो मरीज़ को डिनाई नहीं करेगा ट्रीटमेंट, चाहे वो भूखा मर जाए, चाहे उसको जंग में गोली लग रही हो, वो मरीज को नहीं छोड़ेगा। और ये हमारी आजमाइश है। सालों से आप देख रहे हैं, हम हर रोज यही देखते हैं, डॉक्टर से एहतजाज कर रहे हैं, इमरजेंसी बंद है, ओपीडी बंद है। देखें सबसे बड़ा आज हेल्थ केयर को लाहौर में क्या चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज है जो रोज़ हमारे हॉस्पिटल्स के लोग हमारे पास आते हैं, ये YDA और सब, और वो ये कहते हैं जी कि मरीज़ ने मार दिया डॉक्टर को, थप्पड़ मार दिया, नर्स को थप्पड़ मार दिया, या रिश्तेदार ने मार दिया। ठीक है, तो ये अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं उनकी एक जो मेन है इस वक्त ख्वाहिश या उनका इवन एहतजाज है, वो इस पे है कि हमें सिक्योरिटी दी जाए। अच्छा, मैं उन्हें कहता हूँ अक्सर कि सिक्योरिटी किससे लेनी है आपने, कहते हैं मरीज़ से। और अब मैं इस मुल्क में भी और बहुत सारे मुल्कों में प्रैक्टिस करता रहा हूँ मेडिसिन, और मैं बिलीव में है ना कि सबसे ज़्यादा मैं सिक्योर फील करता हूँ अपने मरीज़ों के दरमियान। वो मुझे फिज़िकली भी बचाते हैं और रूहानी तौर पे बचाते हैं दुआओं से। मैं उनकी दुआओं की वजह से चल रहा हूँ, मैं बिलीव मी, क्योंकि जब कोई तकलीफ में होता है ना मरीज, तो तकलीफ में होता है ना, पेन में होता है, वो दर्द में वो मर रहा है, जब वो आपको दवा देता है ना, तो वो तो सीधी डायरेक्ट डायलिंग अल्लाह के पास जाती है। वो अल्लाह मियाँ कभी रद्द नहीं करते, और खुदा ना खास्ता वो बद दवा देगा तो वो भी रद्द नहीं होगी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमारी ये आजमाइश है, हमें तो उनसे दवाएं लेनी चाहिए और उन्हीं से सिक्योरिटी लेनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि उन्हीं से हमें प्रोटेक्शन चाहिए, ये ऐसा क्या हो गया? ऑब्वियसली मैं नहीं कहता कि सिर्फ डॉक्टरों का या हेल्थ केयर प्रोवाइडर का कसूर है, इसमें मरीजों के या उनके रिश्तेदारों के एटीट्यूड का भी, लेकिन वो हमारी डोमेन से बाहर है उसको इम्प्रूव करना, क्योंकि वो तकलीफ में हैं इस वक्त, वो डिजर्व करते हैं कि हम उनसे ह्यूमैनिटी के तहत ऐसा सलूक करें, क्योंकि कल को हमने भी मरीज जो तकलीफ में आता है उसको लगता है कि डॉक्टर के पास जो है वो हल है। अगर मैं भी मरीज हूँगा या मेरा खुदा ना खास्ता बच्चा मरीज होगा, तो मैं भी, मेरा भी अनरीजनेबल हो सकता है एटीट्यूड, मुझे ये सोचना चाहिए। और स्ट्रेस में बंदे गलती भी करते हैं, बदतमीजी भी करते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा फिर कि मरीज फिर मरीज है। हमारा ये हो ही नहीं सकता कि हम मरीज से, इसीलिए देखें ये बहुत बड़ा एक अलमिया है कि हम प्रोटेक्शन उन लोगों से मांग रहे हैं जिन्होंने हमें प्रोटेक्ट करना है, जिनकी दुआओं ने प्रोटेक्ट करना है, और फिर हम बाद में दूसरा हमारा ये डिमांड है कि हम गनमैन मांग रहे हैं, कि हम उनको किला बना रहे हैं हॉस्पिटल्स को। अच्छा, फिर देखें मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमारे असातिज़ा का भी कसूर है। अभी ये 12 रबीउल अव्वल को UHS में मैंने एक सेमिनार किया जिसमें तमाम मंजिल के फ़िक्र के उलमा को बुलाया, जामिया अशरफिया था, अल नूर था, सबको, क्योंकि फ़ीमेल हैं तो अल नूर भी आई, उन सबको मैंने एक रिक्वेस्ट की और एक टास्क दिया कि अगले साल 12 रबीउल अव्वल से हम एक कुरान, एक बुक, टेक्स्ट बुक बना रहे हैं जो निसाब का हिस्सा बना रहे हैं, और वो पूरी कोई तकरीबन 3000 पेजेस की टेक्स्ट बुक है, 2 वॉल्यूम्स हैं। अच्छा। और वो हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, क्योंकि हुजूर भी बीमार हुए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन्होंने भी एक तबीब को दिखाया, और उन्होंने भी दवाई खाई, और उन्होंने ये सुन्नत कहा कि दवाई खाना ऐन सुन्नत है कि ज़रूर खाओ जब बीमार हो, और ज़रूर डॉक्टर को दिखाओ। तो उनका रवैया क्या था और उस तबीब का रवैया उनके साथ, क्योंकि वो तो हमारे रोल मॉडल हैं। ये चीज़ें जो है ना, ये वक्त की अहम ज़रूरत है कि इस तरह से लोगों को जो है वो बताया जाए और उनको समझाया जाए। डॉक्टर साहब, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, सीज़न चेंज हो रहा है, सर्दी आ रही है, हम देखते हैं कि एकदम से जो है वो मौसम जब भी चेंज होता है उस तरह से लोग जो हैं वो परेशान नज़र आते हैं, गला ख़राब, ज़ुकाम, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, ख़ास तौर पर यही चीज़ें जब हम बच्चों में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाती हैं, पेरेंट्स परेशान नज़र आते हैं, इस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास। क्या कहेंगे आप, क्या क्या एहतियाती तदाबीर जो हैं मौसम की तब्दीली के साथ अपनानी चाहिए? देखें, लाहौर में
गर्मी भी बहुत टेम्परेट जोन में आते हैं हम। कराची की तरह नहीं है कि मौसम एक जैसा रहता है, सर्दी भी बहुत है, गर्मी भी बहुत है। लेकिन जो अलमिया हुआ है ना कि लाहौर में 4 मौसम होते थे हमारे, अब हमारे 3 रह गए हैं। बहार जो है वो ख़त्म हो गई है। इधर बहार जो स्प्रिंग जिसको हम कहते थे, जो फूलों वाला मौसम है, वो तकरीबन 8 हफ्तों का होता था, वो श्रिंक होके अब कोई 1 हफ्ते का रह गया, बल्कि ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है और ये बेसिकली हमारी ग्लोबल वार्मिंग और जो ओजोन लेयर को हमने डैमेज किया और जो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और पोल्यूशन अनफॉर्चुनेटली बढ़ रही है। फॉग आप देखें पिछले 2-3 साल फॉग और स्मॉग जो नई टर्म है, फॉग तक तो चलें ठीक थे, अब तो स्मॉग हो स्मॉग ही कहना चाह रही और वो उसमें सारे पोल्यूटेंट्स जो हैं हम ब्लेम करते हैं इंडिया को, वाघा बॉर्डर के उस पार वो हमें वो ब्लेम करते हैं, अमृतसर में ये सारा कुछ होने। बहरहाल हम दोनों को ये चीज़ें जो हैं, जो हेल्थ है या लोगों की वेल बीइंग है, ये अबव कॉन्फ्लिक्ट्स होनी चाहिए। ठीक है, हमें मिल के कम से कम इन चीज़ों पे, जहाँ पे ज़िंदगियाँ ज़ाया होती हैं, रोज़ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं रोज़, जो आप कह रहे हैं, एक तो वो हेल्थ हैज़र्ड है कि एक्सीडेंट्स का लेवल, दूसरा जो बर्न्स लाहौर में जलने का बॉडी का इंसिडेंस है वो 10 गुना बढ़ जाते हैं गर्मी, क्योंकि अनसेफ आपके हीटर्स हैं, अनसेफ प्रैक्टिसेस हैं, स्टोव हैं वो फट जाते हैं। फिर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये बड़े कम लोगों को पता है कि गर्मियों सर्दियों में डिप्रेशन का भी चांस बढ़ जाता है। अच्छा। हाँ जी, एवरीबडी फील्स मोर डिप्रेस्ड। तो उसमें खुदकशियाँ, सुसाइड और जो हमारे डोमेस्टिक वायलेंस है, जो तज़ाब गर्दी के मामलात हैं, वो भी बढ़ जाते हैं। और इसलिए खुदारा अगर लाहौर में आपने जलना ही है तो मेरा ये रिक्वेस्ट होगी कि ना जलाएं अपनी बीवी को या मशूका को इस सर्दी में, क्योंकि उनको उसको बेड नहीं एंड पे मिलना कहीं भी बर्न सेंटर में। बर्न सेंटर पूरे ओवर भरे होते हैं। ठीक है, गर्मियों में फिर भी कोई जगह मिल जाती है, एक तो हैं बहुत कम, चंद एक बर्न सेंटर हैं, लेकिन तो इसलिए ये सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद जो हमारी रेजिस्टेंस है बॉडी का, वो बिल्कुल बच्चों का ख़त्म हो गया है हमारा। उसकी वजह ये है कि हमने खुद अपना सत्यानाश इंडिविजुअली भी कर रहे हैं। जो आपके देखने और सुनने वाले, इनसे अगर पूछा जाए, अभी सर्वे करें कि पिछले साल में पूरे कितनी दफ़ा इन्होंने एंटीबायोटिक्स ली हैं, तो एवरेज 1 या 2 दफ़ा उन्होंने सब ने ली हैं और अननेसेसरीली ली हैं। एलर्जी की वजह से ले ली हैं, ज़रा सा गले में खराश है जो कि एलर्जी है या वायरल इन्फेक्शन है, उससे ले ली हैं। तो उसकी वजह से आपका रेजिस्टेंस बॉडी का बहुत कम हो गया है। न्यूट्रिशन जो है वो भी आप जंक फूड में मुब्तला हो गए हैं। ना बच्चे आपने शऊर पैदा किया, ना उनमें इंटरेस्ट पैदा किया कि वो फ्रूट खाएँ, सब्जियाँ खाएँ फ्रेश। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में बहुत अच्छा अल्लाह ताला ने हर चीज़ दी है, लेकिन वो बच्चे दे वुड लव ए बर्गर, पिज़्ज़ा, जो जंक फूड है जिसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिसमें ये विटामिन, मिनरल्स और जो फ्रेश चीज़ें हैं ये नहीं हैं। तो इसलिए मैं हमेशा माओं को ये कहता हूँ कि बच्चों को आपने शऊर पैदा करना है कि जो सब्ज़ी हैं उनको इतना इंटरेस्टिंग बनाएं कि वो खा लें, उसको कार्टून की तरह काट लें, कुछ काट लें, कुछ बच्चों को आप माएँ बेहतर माइंडसेट। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनका रेजिस्टेंस, बजाय उनको कि ज़रा सा नज़ला हुआ एंटीबायोटिक शुरू करा दो, ज़रा सा, वो फिर ऑब्वियसली वो फिर आदत बन जाती है ना, आपकी बॉडी की आदत बन जाएगी और उनकी इम्यूनिटी बॉडी की ख़त्म होती जाएगी, रेजिस्टेंस बॉडी का ख़त्म हो जाएगा। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जो आपके घर में जो बूढ़े लोग हैं और जो बच्चे हैं और जिनको ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है, उनको ये सर्दी अभी भी लेट हैं, लेकिन अभी भी आप नीमोकोकल वैक्सीन ज़रूर लगा लें, क्योंकि एक टीका लगाना है आपने, उससे आपको कम से कम नीमोकोकल ये जो है नमोनियाज वगैरह, इनसे काफ़ी हद तक आपका ऑलमोस्ट 90% प्रोटेक्शन होगी। सही। डॉक्टर साहब, पार्किंसन डिजीज़ के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। आमतौर पे लोगों को पता ही नहीं, इसकी तशख़ीस जो है वो बहुत ज़्यादा लोग जो वो नहीं कर पाते। बिल्कुल सही, लोग नहीं, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे डॉक्टर्स को भी नहीं पता। अच्छा, क्योंकि हाँ, वो डॉक्टर्स के पास अक्सर जाते हैं मरीज़, तो वो इसको एक तरह से लोग देखें समझते हैं कि ये बाबा जी हैं या माँ है, माई साहबा हैं, कि इनकी उम्र इतनी हो गई है कि ये उम्र के साथ स्लो हो गए, तो वो इसे समझते हैं कि एजिंग का इफेक्ट है। हालांकि ऐसा कोई इशू नहीं है, एजिंग का कोई इफेक्ट नहीं है। एजिंग का अगर आप कई दफ़ा 75 साल का कोई फ़र्द देखेंगे,
वो कई दफ़ा उसकी जिस्मानी और जहनी कैफियत 50 साल वाले से बेहतर होगी, क्योंकि उसने अपनी लुक आफ्टर की हुई है। ना उसने सिगरेट पिया है, ना शराब पिया है, वो एक्सरसाइज रेगुलरली करता रहा है। तो चांसेस हैं कि उसकी जो एबिलिटीज़ हैं टू वर्क, टू परफॉर्म, टू वर्क फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर हिज फैमिली एंड अदर्स, वो शायद 50 साल से बेहतर हों। क्योंकि कितनों को तो 50 साल में हमारे फालिज हो जाता है, हमारी तो एजिंग उस तरह बहुत ज़्यादा है। तो हमारी अगर आप अपनी वाकई बॉडी, अल्लाह ताला की एक नेमत है आपकी, इसको नेमत रहने से रहमत नहीं बनाएं और इसको लुक आफ्टर करें। अल्लाह ताला इससे खुश होता है कि अल्लाह ने जो आपको दी है, विजन आँखें दी हैं, जो आपको स्मेल की दिया है, अल्लाह ताला ने आपको इतना अच्छा बनाया है, खुदारा उसको अच्छा ही रहने दें। अब उसकी केयर करें बजाय इसके कि उसको आप तबाह कर दें इन चीज़ों में मुब्तला होके। तो इसलिए ये जो आपने पार्किंसंस कहा, तो ये बहुत सारे लोगों का मिसपरसेप्शन होता है कि ये एजिंग का इफेक्ट है, कि बाबा जी स्लो हो गए, थोड़े से हाथ कांपना शुरू हो गए, थोड़े से। देखें, जब आप ऐसा फील करते हैं कि आपके हस्बैंड, आपके वालिद साहब, वालदा, और हमारे पार्किंसंस जो है ये वो नहीं है बीमारी के कोई 80 साल की उम्र में होगी। मैंने जो पार्किंसंस पाकिस्तान में देखी है बहुत अर्ली एज पे, और हमारी रिसर्च भी है इसमें। मुझे बल्कि प्राइम मिनिस्टर गोल्ड मेडल मिला हुआ है इसकी रिसर्च में, कि हमारी एवरेज एज ऑफ ऑनसेट ऑफ पार्किंसन इज 50s में। कि आप जब स्लो होते हैं, जब आपको टर्न करने में थोड़ी दिक्कत होती है, आपको कप उठाने में थोड़ी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, यू डोंट फील लाइक एनर्जेटिक, आपको कपड़े पहनने में थोड़ी मदद चाहिए, आपको खाना खाने में थोड़ा सा आपके हाथ हिलना शुरू हो जाता है, साइन करने में आपके राइटिंग छोटी हो जाती है, जिसको हम माइक्रोग्राफिया कहते हैं, कि पहले बैंक से आपको फ़ोन आता है कि आपके वो सारी अलामात है जब आपको जो है, या आपके बैंक मैनेजर आपको फ़ोन करता है कि आपका चेक नहीं कैश हो रहा, कि आपका साइन छोटे हो गए हैं, या ये अलामात हैं जो अलर्ट आपको करनी चाहिए। और फिर डॉक्टर्स को भी चाहिए कि इसकी सस्पिशन रखें हाई इंडेक्स, क्योंकि ये पार्किंसंस आज से कोई 20-25 साल पहले एक तरह से कैंसर था, कि मरीज़ को जब पार्किंसंस हो जाती थी, बेसिकली इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं आपके ब्रेन में, ब्रेन के निचले हिस्से में, जिसको हम ब्रेन स्टेम कहते हैं, बेसल गैंग्लिया, उसमें कम हो जाती है, उसमें इम्बैलेंस हो जाता है डोपामीन, जो कि एक एक्साइटिंग है और एक इनहिबिटरी है, इनका बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है, तो आप स्लो हो जाते हैं, आपकी जो मोटर एक्टिविटी है बॉडी की वो स्लो हो जाती है, और यहाँ आपको कांपना आ जाता है, आपका फेस के जो एक्सप्रेशंस हैं डॉक्टर साहब, वक्त कम है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अगर बर वक्त इसका इलाज शुरू कर दिया जाए तो इलाज? उससे पहले तो इसकी तशखीस करें, ठीक है, और तशखीस करने का ये ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम दवाइयाँ दे दें, क्योंकि जो इसकी दवाइयाँ जिनका बहुत अच्छा इफेक्ट है, जैसे मैंने आपको कहा कि ये तो बिल्कुल कैंसर की तरह मारता था, अब यू कैन हैव ए नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ, अच्छी चीज़ है, इतनी अच्छी दवाइयाँ हैं हमारे पास। और ज़रूरी नहीं कि आप दवाइयाँ लें, आप एक्सरसाइजेज हैं, आपकी डाइट का है, आपकी लाइफस्टाइल का चीज़ें हैं, वो इम्प्रूव करें, सेफ्टी लाएं, और उसी से इसको कम हो जाता है। फिर इसकी आप प्रोग्रेशन जो है, ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, साल साल उसको भी रोका जा सकता है एंटीऑक्सीडेंट से। फिर इसकी जो आपकी तकलीफ है कि स्लोनेस है या कांपना है, यानी मेहनत और अपने आप को वक्त देना दरकार होता है, प्रॉपर मेडिसिन लेना दरकार होता है, और सिर्फ इसको एजिंग कह के नहीं शर्क कर दें, और डॉक्टर्स भी इसका इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखें कि इसकी तशखीस करें और इलाज करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। स्टूडियोज में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ आपको कराएंगे जी। हमारे साथ राहत अली शाह मौजूद है, फिटनेस मॉडल है, अक्टूबर में इन्होंने ब्रिटिश चैंपियनशिप भी जीती है। अस्सलाम वालेकुम राहत, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक। उसके साथ जी हमारे साथ बैठी हैं आमना जमाल, जो कि फैशन मॉडल हैं, उनके साथ भी आपका तारुफ कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। राहत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, फिटनेस मॉडल क्या सोच के इस तरफ आए आप? पहले से बचपन से ही शौक था क्या? ये बेसिकली आई बिलोंग टू आर्ट फैमिली। मेरे अंकल सैयद हबीब अली शाह, वो पाकिस्तान के फर्स्ट सेट डिज़ाइनर थे फिल्म इंडस्ट्री में। फिर मेरे लेट फादर सैयद शफकत अली शाह, वो आर्ट डायरेक्शन का, स्केच आर्टिस्ट का, स्केचिंग का करते थे। तो उनके साथ बैठ के बड़ा एक शौक़ होता था कि स्केच करना है, कुछ डिज़ाइन करना है, और फैमिली की तरफ से एक उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अच्छा। कि उनके बच्चे भी हैं जो वो एक स्टेज पे पहुंचे। तो करते करते फिर एक
ऐसा स्टेज और जब आया आप कि देखते हैं ना कि फैमिली में सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो खुद में भी एक शौक पैदा होता है। बिल्कुल मुझे ऐसे भी ही अब कुछ करना है। है। तो अगर आप नहीं देखते कुछ भी कि एक नॉर्मल लाइफ चल रही है तो उसमें कुछ भी ऐसा आपको फीलिंग नहीं आती कि कुछ करना है। तो ये इतना इजी नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेशन चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए। जो कि लोग सोचते हैं कि शायद आप आर्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं, स्ट्रेट वे आपको वो प्लेस मिल जाती है। बिल्कुल इस तरह से नहीं है, आपको बहुत कुछ रिसर्च करना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। अच्छा, इतनी इतनी बड़ी चैंपियनशिप जीतने के लिए मेहनत कितनी करनी पड़ती है? ओह इट्स हार्ड वर्क। तो हर चीज़ में हार्ड ऑब्वियसली वर्क आप कुछ भी करना चाह रहे हैं वो मेहनत के बगैर मुमकिन नहीं है। हार्ड वर्क करना ही करना है। मगर आप अगर नर्वस हो जाते हैं या ये सोचते हैं कि कुछ नहीं करेंगे या ये हम नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं, मगर कुछ भी करने के लिए एक स्टेप लेना ज़रूरी है। अब ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप मैंने जीती है, इसका इट्स कॉल्ड आने क्लासिक। ओवर 21 पीपल में टॉप 6 पे आया हूँ मैं। अच्छा, उसके लिए माशाल्लाह। 36 वीक से उसकी प्रेपरेशन चल रही थी। फिर उसके बाद एक टारगेट था दिस ईयर के 2 चैम्पियनशिप मुझे compete करनी है। एक ब्रिटिश चैम्पियनशिप थी, उसमें मैं रिसेंटली फर्स्ट प्लेस पे आया हूँ, और जो कि मैं फर्स्ट एशियन हूँ जिसने वो अवार्ड हासिल किया। तो ये एक बड़े एक फ़ख्र की बात है, आप पाकिस्तान से बाहर हैं, अपने मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं। तो ये मैं हमेशा नौजवानों को, अपने भाइयों को, सबको ये कहता हूँ, यार कुछ करो, कुछ करना चाहिए आपको, मगर वो डरते हैं कुछ लूज होने से। तो मैं बताना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर मैंने वर्ल्ड ऑब्वियसली चैंपियनशिप कुछ स्ट्रगल करके ही आप किसी मकाम पे पहुंचते हैं, मेहनत करके ही। आमना, फैशन मॉडलिंग की तरफ आप कैसे आई? एक्चुअली जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, मेरे सब फ्रेंड्स मुझे कहते थे यू लुक सो प्रिटी, तुम्हें मॉडलिंग करनी चाहिए, तुम मॉडल बन जाओ, तुम कुछ ना करो, तुम कुछ कर भी नहीं सकती, तुम मॉडल बन जाओ। तो मैंने ट्राई किया और बस मैंने फिर एक शूट किया, क्रॉस रोड्स किया। उसके बाद फिर जब मैंने एक शूट कर लिया, मैंने कहा नहीं, अब मुझे इसको कंटिन्यू करना वाकई है। कुछ कर सकती हैं। हाँ, तो बस। अच्छा, यानी पहले कोई ऐसा प्लान नहीं किया था कि मॉडलिंग की तरफ जाना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी कोई प्लानिंग नहीं थी। और मेरी फैमिली भी बिल्कुल काफ़ी स्ट्रिक्ट है, और वो बिल्कुल ये थे कि ये तो बहुत मुश्किल हुई होगी। बहुत मुश्किल था, लेकिन मुझे करना था। और फिर मैंने फिर अपने पेरेंट्स को और सबको मनाया इस चीज़ पे। और इनिशियली वो लोग खुश नहीं थे मेरे डिसीजन से कि नहीं तुम ये नहीं कर सकती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उन्होंने मुझे देखा कि मैं काम कर रही हूँ और मैं अच्छी भी लग रही हूँ, और स्पेशली मेरी मम्मा पिक्चर्स बहुत अच्छी आ रही है, तो फिर सब सही हो गया। सही। अच्छा, इंडस्ट्री में क्या क्या मुश्किलात फीमेल मॉडल्स को फेस करनी पड़ती हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं ट्रेंड्स काफी चेंज हो चुके हैं, हर रोज नई चीजें सामने आ रही हैं। एक्चुअली जो पहले से लोगों का एक माइंडसेट बना हुआ है इस प्रोफेशन को लेके, वो यही है कि ये ठीक नहीं है और ये वो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। और दूसरे जो हमारे लोग हैं हॉलीवुड बॉलीवुड, उससे इंस्पायर होके अब वो काफ़ी चीज़ें हम लोग भी वो कर रहे हैं। और अब हमारे पेरेंट्स और लोग अब इस चीज़ को इतना बुरा नहीं समझते, और इतनी हार्डशिप्स नहीं आती हैं ऑब्वियसली, थोड़ा बहुत होता है, टफ होती हैं चीज़ें, लेकिन हो जाता है, इजी होता है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। राहत, आपसे जानना चाहूंगी, अपने मुल्क में कितनी पजीराई मिली जब चैंपियनशिप जीती? यहाँ से किस तरह का फीडबैक मिला? यहाँ से एक्चुअली मैं इसलिए बार बार आना चाहूँगा पाकिस्तान में, क्योंकि जब ये बिल्कुल प्लान नहीं था चैम्पियनशिप के लिए compete करने के लिए। ये मेरे फादर की विश थी कि मैं मीडिया में कुछ कर सकूं। बहुत से लोग सोचते हैं यार आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, आप कुछ नहीं कर सकते। मगर मैं ये समझता हूँ कि किसी भी एज में, किसी भी स्टेज पे अगर आप कुछ करने की लगन रखते हो, आप कर सकते हैं। और इस तरह से जब मैं पाकिस्तान आता हूँ, मुझे इतना प्यार मिला लोगों से। उधर पाकिस्तान कॉन्सुलेट ने जब उन्हें पता चला, तो मुझे लास्ट ईयर ही उन्होंने यूथ एम्बेसडर करार दिया। तो ये एक एथलीट को बड़ा एक गर्व होता है, उसके लिए फ़ख्र की बात होती है कि आपको एक फीडबैक मिल रहा है। और इधर मैं आया हूँ, और जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, वो भी स्पोर्ट्समैन हैं, उनको हम बचपन से देखते आ रहे हैं, उनके लिए दुआ भी करते रहे कि पाकिस्तान मैच जीते। अब जब इंग्लैंड में मैच होता था उनका, तो हम उनके लिए दुआ करते थे। अब मैं इंग्लैंड में हूँ, तो अब मुझे वही फीलिंग आती है जब स्टेज पे जाना, तो नहीं, अपना बेस्ट देना है जिस तरह से वो बेस्ट देते थे। तो ये एक बड़ा अच्छा एक फील है। अच्छा, क्या समझते हैं आप, नए आने वाले लोगों के लिए प्लेटफॉर्म उस तरह से नहीं है जिसकी वजह से हमारा टैलेंट सामने नहीं आ सकता?
तो अगर आप ये सब चीज़ें देख रहे हैं, जो हार्डशिप, जो मुश्किलात आपने फेस की हैं, कभी सोचा है कि नए आने वालों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है? इसीलिए मैं पाकिस्तान चक्कर लगा रहा हूँ बार बार। अभी लास्ट अप्रैल में आया था और अभी भी इसलिए थोड़े दिनों के लिए आया था कि मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि प्लेटफॉर्म में अगर मेरी कभी मुलाकात होती है इमरान साहब से और उनसे अगर कोई ऐसी बात होती है तो मैं एक मिशन पाकिस्तान स्टार्ट करना चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन मैं उधर रह के इधर जिन लोगों का शौक है एक प्लेटफॉर्म मैं क्रिएट कर सकता हूँ और करवा भी सकता हूँ कि इंटरनेशनली लोग इधर आके कम्पीट करें। जैसे वो इंडिया में जाते हैं, जैसे वो दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं, उधर के जो स्पॉन्सर्स हैं, उधर के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनके लिए मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहूँगा कि वो इधर भी आएँ। जैसे एक एक्सपो स्पोर्ट्स का इधर बहुत बड़ा इवेंट हुआ था लास्ट ईयर, तो उसमें बहुत से इंटरनेशनली लोग आते हैं, तो उनको पता चला कि पाकिस्तान है, उसमें इंटरेस्ट है। तो अभी लोग मुझसे उधर पूछते हैं कि यार तुम एशियन हो अकेले। मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है UKBFF, बाकी सब कंट्री के लोग हैं उसमें, मगर एशियन जो पाकिस्तानी हैं, एशियन ब्रिटिश हैं, वो बहुत कम है। और उनको मैं कहना चाहूँगा कि इसमें डर वाली कोई भी बात नहीं है कि अगर आप लूज करते हैं तो इसमें कोई मसला नहीं है। ऐसे ही है, यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है वो हमें लगता है कि बढ़ाने चाहिए। ये ट्रॉफीज जो आपके साथ पड़ी हैं, किस चैंपियनशिप में आपने विन? ये भी रिसेंटली अक्टूबर में ब्रिटिश चैंपियनशिप के लिए ये फर्स्ट प्लेस मैंने ली। अच्छा। और आर्नल्ड क्लासिक में उसमें टॉप 6 में था, वो ये ट्रॉफी उसकी थी। तो आगे मेरा टारगेट तो वर्ल्ड चैंपियनशिप को विन करना है, उसके लिए और हार्ड वर्क करने के लिए ज़रूरत है। तो वो स्टार्ट कर दिया हुआ मैंने, बाकी अल्लाह ताला जो चाहें इंशाल्लाह अल्लाह ताला आगे भी कामयाबी दे। आमना, मॉडल्स के लिए फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, खाने पीने का ध्यान रखना, ये करना है, ये नहीं करना, किस तरह से मैनेज करती हैं? एक्चुअली वैसे मुझे खाना ज़्यादा लगता नहीं है, मैं हूँ ही इसी यानी तरह बहुत से। खाती हैं? सही। हाँ, बहुत खाती हूँ, तो मैं हूँ ही ऐसे बचपन से ही ना काफ़ी। लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा सा वेट गेन हो जाता है तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ता है, लाइक थोड़ा जूसेस पे रहना पड़ता है और ज़्यादा। अच्छा, लुक्स भी आपकी फ्रेश आना, अच्छा आपने कहा कि खाना पीना तो आप खाती हैं, लेकिन आपका फेस फ्रेश लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली हम लोगों का मेकअप कांस्टेंट मेकअप की वजह से स्किन बहुत इफेक्ट होती है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर एक मेंटेनेंस अपनी रखनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मॉडलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, अपनी ग्रूमिंग जो है वो टाइम टू टाइम ज़रूरी है। तो वो थोड़ा उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, बिकॉज आपके शूट्स होते हैं और हर वक्त आपको तैयार होना होता है, तो वो थोड़ा मसला होता है, बट इट्स ओके, आई लव इट। अच्छा, रैंप पे काम, वॉक वगैरह ज़्यादा पसंद है, उस पर कंफर्टेबल रहती हैं कि स्टिल शूट्स में? एक्चुअली मैं स्टिल शूट में ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ। रैम्प वॉक्स अभी मैंने किया नहीं है, बट आई एम प्लानिंग, इंशाल्लाह मैंने रैम्प वॉक्स भी करना है। और स्टिल्स में मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ। शुरू में तो पोज भी नहीं करना आता था, लेकिन आहिस्ता 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 अब मुझे सही। अच्छा, ड्रेसिंग के वाले से ईस्टर्न में ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ, वेस्टर्न में, जिसको आपको लगता है कि आप अच्छी तरह से कैरी भी कर सकती हैं? एक्चुअली मुझे शलवार कमीज़ में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो आई एम गुड विद दिस टाइप ऑफ आउटफिट्स और जीन्स और टी शर्ट और इस तरह से। सही। अदाकारी मुश्किल है, मॉडलिंग मुश्किल है? अदाकारी मुश्किल है। ऑडिशंस दिए हैं काफ़ी, लेकिन मुझे एक्टिंग मुश्किल होती है, लेकिन मैंने करना है आगे, एक्टिंग लाजमी करनी है, तो मैं इंशाल्लाह इसके लिए ऑडिशंस दे रही हूँ और क्लासेस ले रही हूँ, तो होपफुली आई विल गेट समवेयर। आपके लिए तो मुश्किल रहा था, आपको कभी कोई मूवी की ऑफर हुई है, कोई ऐसा प्लान है आगे एक्टिंग में जाने का? एक्टिंग एक्चुअली इस तरह से अभी इस तरह से कोई प्लान तो नहीं है, मगर अगर कोई ऑफर है तो अभी मुझे इंडिया से भी एक डायरेक्टर हैं, उनसे मेरी बात हुई थी लंदन में, और उन्होंने मुझे कहा था कि बहुत से लोग कुछ मुझे रिजेंबल करते हैं कि या यू लुक लाइक आमिर खान और समथिंग, मैं अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अगर करना चाहो तो इस तरह से हम आपको वो करते हैं, मगर अभी इस तरह से सोचा नहीं है। अगर पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकूँ तो वो मेरे लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है। सही। बीइंग अ मॉडल, अपने आप को फिट रखना मुश्किल लगता है? It is hard work all the time, but the thing is कि अगर आप एक ट्रैक, एक डिसिप्लिन कायम कर लेते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना मुश्किल है कि बहुत से लोग सोचते हैं यार आफ्टर 1 वीक यार मैं ये नहीं कर सकता, मैं इस तरह से स्टिक नहीं रह सकता डाइट के साथ। आपको हर मोमेंट को, हर चीज़ को एंजॉय करना चाहिए। अगर आप उसको स्ट्रेस लेंगे
तो जैसे आप बात कर रहे हैं कि मॉडल को फ्रेश लगना, और इसी तरह हमारे साथ भी है कि हमें स्टेज पे यंग लगना बहुत ज़रूरी है, पॉइंट्स लेना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए नींद बहुत ज़रूरी है। लोगों को नहीं पता कि आपकी स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, और वाटर आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। फ्रेश लुक नहीं आ सकती है। सही सही। अच्छा, फैशन फोटोग्राफर भी आप हैं, तो मेरे ख्याल से वो तो फिर आप लोगों को साथ साथ मशवरे भी देते रहते होंगे कि ये करना चाहिए, बहुत से नए लोग पोर्टफोलियो के लिए आते हैं तो बहुत शाय होते हैं। तो मेरा ये प्लस पॉइंट है कि मैं खुद भी फैशन मॉडल रह चुका हूँ और फिटनेस मॉडल भी हूँ, और मैं उनको ईजी करता हूँ कि वो मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर सकें और एक्सप्रेशन दे सकें। जब तक आप इजी नहीं होते कैमरे के आगे, आपके एक्सप्रेशन वो अच्छे नहीं कर सकते। ऐसा है राहत, जैसा कह रहे हैं कि अगर आप इजी नहीं है तो उस तरह से आप एक्सप्रेशन नहीं दे सकते। बिल्कुल, ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है। अगर आप नहीं रिलैक्स है ना तो फिर आपके फेस पर आ जाता है कि ये बंदा रिलैक्स नहीं है, उसके एक्सप्रेशन नहीं आते, बिल्कुल फ्लैट और डेड लगता है। और मॉडल के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो एक्सप्रेशन जो है वो बिल्कुल ठीक आने चाहिए। खैर, विश यू गुड लक, आप आगे जाएं, इसी तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अच्छा काम करें। थैंक यू सो मच आमना राहत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचा है। कल सेम टाइम पर आपसे फिर से मुलाकात होगी, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।